वो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएसई। देखिए, आज से हम लोग इंडस्ट्रियल लॉ को स्टार्ट करेंगे। इस पूरे सीरीज़ में कंटिन्यू करेंगे। एंड जितने भी यूनिट्स हैं उसको एक वीडियो में कवर करूंगा मैं। एक एक पार्ट, एक यूनिट में एक वीडियो, तो लगभग 8 से 9 यूनिट्स होंगे। तो मतलब लगभग 7-8 यूनिट लगेगा। 7-8 से 9 वीडियो से 10 वीडियो में अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। और पेपर से पहले आपके लिए आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी सारी चीज़ें। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। देखिए, जुकाम है मुझे थोड़ा सा, मतलब बीच में अगर थोड़ा सा अगर डिस्टर्बेंसेस हो तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट। फिर भी एज प्रोमिसेस आई ऑलरेडी मेड टू यू ऑल, तो मेरे को बनाना ही था वीडियो। तो इसमें स्टार्ट करें यूनिट 1 को। और देखिए, स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ मैं सबको। ये मैसेज शेयर करिएगा। मेरी मैगजीन मैंने स्टार्ट करी है, अक्टूबर मंथ से स्टार्ट करी है मैंने। करंट अफेयर्स की यूपीएससी के स्पेशलिस्ट और वन ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसका कारण क्या है, मैं ट्विटर पे बहुत समय बिताता हूँ। और लगभग ट्विटर पे जितनी अच्छी चीज़ें पीआईबी वगैरह हैं, फिर मिनिस्टर्स वगैरह हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जिनके ट्वीट्स होते हैं, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, जो भी पॉसिबल ट्वीट्स हो सकते हैं, कटआउट्स हो सकते हैं न्यूज़पेपर के, उन सबको मैंने कंपाइल्ड करा है। एक लगभग 100-120 पेज का एक बनता है, एक पीडीएफ में, मतलब 120 पेज का एक पीडीएफ बनता है जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन आपको एक महीने के लिए हिसाब से बहुत ही ज़्यादा है। तो मैंने अक्टूबर की मैगजीन लॉन्च करी थी, मार्केट में अवेलेबल है, सब जगह अवेलेबल नहीं है, पर आपका इसको पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे पर्सनली मैसेज करिए। मेरा कॉन्टैक्ट, पर्सनल टेलीग्राम कॉन्टैक्ट लिंक दिया हुआ है रविचंद्र_। आप वहाँ पर चाहिए तो आपको मिल जाएगा, आप मुझे मैसेज करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट, अक्टूबर वाला फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, बट इफ़ यू वांट टू पे आप कर सकते हैं। पर नवंबर वाला मैं पेड रखूँगा, ठीक है। 15 नवंबर को मैं पार्ट 1 लॉन्च कर दूंगा और 1 दिसंबर को पार्ट 2 लॉन्च करूंगा। एक में नहीं, अब दो दो बाइफरकेट करके लाऊंगा मैं हर पीडीएफ को, हर महीने का, ठीक है। अक्टूबर स्क्रीनशॉट्स, जर्नी टू लवासना बाय रविचंद्रा, आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। मुझे पर्सनली मैसेज करिए, मेरे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करिए, आपको नीचे सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल फेयर एंड है, आपको सब कुछ मिल जाएगा नीचे लिंक में। जो आपका पेड कमेंट होता है वहाँ पर, ठीक है। ज्वाइन करिए, शेयर करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। आपको कुछ जाता नहीं इन सब चीज़ों में, ठीक है। स्टार्ट करेंगे और पहली यूनिट के साथ रीड करेंगे चीज़ों को। आपको देखिए, एलएलबी फिफ्थ टर्म में आपको पढ़ना है इंडस्ट्रियल लॉ इंक्लूडिंग आईडीआरए। इसमें पढ़ना क्या है, देखिए इंडस्ट्रियल लॉज की जब भी बात होती है, तो इंडस्ट्री की जब बात होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि एक इंडस्ट्री में अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूँ और एक एम्प्लॉई की बात करें तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, हाउ वो स्मूथली एन इंडस्ट्री इज फंक्शनिंग। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही है ना, कि एक इंडस्ट्री, एक उद्योग जो है वो कितना ईजिली स्मूथली फंक्शन करता है। सबसे पहला सवाल तो यही होता है। मान लीजिए किसी तरीके का डिस्प्यूट हो जाता है एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में, तो कैसे उसको हम डील करेंगे। कोई कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीचिंग है तो कैसे डील करेंगे, कुछ सेफ्टी प्रोविजंस की बात करेंगे, वर्कर्स का रोल बात करेंगे, वर्कर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की बात करेंगे। आगे वीडियोस में हम जो 4 कोड आए थे नए, उसके बारे में बात करेंगे 2019 में। और सोशल सिक्योरिटीज़ की बात करेंगे, एक प्रॉपर मैकेनिज्म जो कि इंडस्ट्री में हो सकता है, जो आप इमेजिन करते हो इंडस्ट्री के बारे में जब भी आप सोचते हो, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उद्योग को हम काफ़ी डीपली समझें और उसके बाद जितना भी पॉसिबल एस्पेक्ट उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो आपकी यूनिट 1 है उसमें हमें डिस्कस क्या करना है इंडस्ट्रियल लॉ में। इंडस्ट्रियल लॉ में डिस्कस ये करना है कि एक इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। सबसे पहला सवाल तो आपके सामने यही आता है कि एक इंडस्ट्री होती क्या है, मतलब किसको इंडस्ट्री बोलेंगे। और जब आप लॉ की बात करते हो लीगल टर्म्स में किसी चीज़ की, अगर तो उसको डेफिनेशन जो होगी वो लीगल टर्म में हम देंगे, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे एक डेफिनेशन की बात करें तो आपको पता होना ही चाहिए कि इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर आगे पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। उद्योग में अगर किस तरीके का डिस्प्यूट हो गया तो क्या होगा, उस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सोल्व करने का मैकेनिज्म क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, उसके अवार्ड्स क्या हो सकते हैं, सेटलमेंट क्या हो सकता है, ये सब बात करेंगे ना। और उसके बाद का रोड मैप क्या होगा, अगर मान लीजिए किसी ने अवार्ड दे दिया, किसी ने सेटलमेंट कर दी, आप खुश नहीं हो, देन व्हाट वुड बी द पोस्ट अवार्ड रोड मैप, उसके बाद का रोड मैप क्या होगा। इसमें हमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 की हेल्प लगेगी, उसको समझेंगे। बाद में मैंने बोला आपको फेयर एंड वेजेस की जब हम बात करेंगे तो उसमें कोड्स की भी बात करेंगे जो नई आई थी 4, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और जो सोशल सिक्योरिटी के ऊपर बहुत सारे हैं। बहुत सारी इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सब कवर किया हुआ है मैंने। आप जो भी क्लासेस में पढ़े होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे जो चीज़ मैं दे दूंगा 1 घंटे में, आपको मज़ा आ जाएगा। लिटरली मैं बता रहा हूँ, मतलब इतना सुंदर पीडीएफ मैंने खुद ही तैयार किया, मुझे खुद भी रियलाइज़ हो रहा था दैट इट विल बी वेरी गुड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ टर्म। और ये जब तक यूट्यूब पे मेरा चैनल है तब तक पढ़े रहेंगे, तो जो भी बच्चे फिफ्थ टर्म में आएंगे वो देखेंगे ही,
फोर्थ टर्म में आओगे आप तो ह्यूमैनिटेरियन अगर आपका पेपर है तो आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ा ही रहा हूँ, अगर टाइम मिला तो क्रिमिनोलॉजी भी पढ़ाऊँगा, क्योंकि क्रिमिनोलॉजी की डिमांड बहुत है कॉलेज में। एक चीज़ तो देखा हुआ था मैंने, पर वो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट टफ है थोड़ा सा, तो उसको समझेंगे थोड़ा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इंडस्ट्री का डेफिनेशन सेक्शन 2J में लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि लीगल टर्म में हम बात करेंगे। इंडस्ट्री का मतलब कोई भी ऐसा बिजनेस, कोई भी ऐसा ट्रेड, कोई भी ऐसा अंडरटेकिंग या कोई भी ऐसा मैन्युफैक्चर या कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयर्स, मतलब ग्रुप एक तरीके का, और इंक्लूड्स एनी कॉलिंग, सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन और एवोकेशन ऑफ वर्कमैन। ये हो गया इंडस्ट्री का एक प्रॉपर डेफिनेशन कि मतलब किसको किसको इंडस्ट्री में अपन कंक्लूड या फिर उसको इंक्लूड कर सकते हैं। बेसिकली किसको बोलेंगे कि वो एक इंडस्ट्री सेक्शन 2J का पार्ट है, ठीक है। आप लोग बेयर एक्ट निकाल कर पढ़िएगा, आप जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग बेयर एक्ट अगर खोल लीजिएगा, कुछ कुछ सेक्शन जो मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया आप वहाँ पर देखिएगा, आपको समझ में आएगा। क्योंकि आने वाले पूरे वीडियो में ना लगभग कई जगहों पे एक टर्म का यूज हुआ, उसका नाम है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का डेफिनेशन आपको सेक्शन 2A1 में मिल जाएगा, 2A में मिल जाएगा, आप उसको समझिए, पढ़िए, खुद ही समझ में आ जाएगा। और सेक्शन 2K एक इंपॉर्टेंट सा चीज़ है, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। 2J में तो इंडस्ट्री का डेफिनेशन हो गया, 2K में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहता है कि कोई भी ऐसा डिस्प्यूट और डिफरेंसेज जो एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉई के बीच में हो सकता है, एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयर्स के बीच में हो सकता है, एम्प्लॉई एम्प्लॉई के बीच में हो सकता है, जो कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होगा, नॉन एम्प्लॉयमेंट और द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और विद द कंडीशंस ऑफ लेबर और एनी पर्सन। तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल बातें हैं यहाँ पर उसकी बात करी गई है। मान लीजिए जो काम करने वाले हैं और जो जिनके अंडर में आप काम करो, जो बॉस है आपका, तो उनके बीच में अगर रिलेशनशिप थोड़ा खटपट हो गया तो उसको कैसे डील करेंगे। डिस्प्यूट तो तभी बनता है ना, तो हम इस चीज़ को समझेंगे आगे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के मैकेनिज्म को पूरा कैसे सोल्व करेंगे, सब चीज़ को समझेंगे। तो इंडस्ट्री का डेफिनेशन समझ गए आप, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब इसी चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे और समझेंगे कि आगे क्या क्या मैकेनिज्म कहता है। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए सबसे पहला पढ़ना है वो होता है इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। सबसे पहले तो हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, सेटलमेंट कैसे होगा। चैप्टर 2 जब आप बेयर एक्ट खोलोगे तो उसके चैप्टर 2 में बात करी गई है, सेक्शन 3, सेक्शन 4, 5, 6, 7, 7A, 7B, 8, 9, 10, 8, 9 और उसके अलावा कुछ और रिलेवेंट सेक्शंस 12, 15 ऐसे करके यूज हुआ है। तो उसको समझेंगे, थोड़ा एक तरीके से समझेंगे। देखिए जब आपकी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गई या होने वाली, आपको लग रहा है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकता है अराइज, तो कैसे काम होगा। हो गया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, मान लिए, उसको कैसे सोल्व होगा। वहाँ से कंफर्मेशन नहीं मिला, नहीं सोल्व कर पाए, तो आगे का प्रोसीजर क्या होगा। तो एक पूरा मैकेनिज्म जो है उसको समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो सेक्शन 3 जो कहता है, सेक्शन 3 में कहा हुआ है वर्क्स कमेटी की बात, वर्क्स कमेटी, ठीक है। सेक्शन 4 कॉन्सिलिएशन ऑफिसर्स, कॉन्सिलिएशन आपस में मेडिएशन की बात करेंगे। सेक्शन 5 बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन। सेक्शन 6 कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी। सेक्शन 7 लेबर कोर्ट्स। सेक्शन 7A इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स और सेक्शन 7B नेशनल ट्राइब्यूनल्स। अब इसको देखिए ना, ऐसे समझिए, जब मैं वर्क्स कमेटी कहूँगा ना तो आप ये मान लेना, चलिए वर्क्स कमेटी से पहले आप ये मान लो कि एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट छोटा भाई है, एक घर का सबसे छोटा, जैसे मैं घर का सबसे छोटा हूँ ना अपने 5 भाई बहनों में, वैसे आप मान लो कि सबसे छोटा कोई है, वो एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गया। अब वर्क्स कमेटी सबसे छोटी बहन, मेरी जो सबसे छोटी बहन है, जैसे उसके साथ मेरा बॉन्ड बहुत ही बढ़िया है, तो वो वाली बात हो गई कि सबसे छोटी बहन के साथ आपने वर्क्स कमेटी की बात करी, उसको मान लो कि वर्क्स कमेटी इज इक्विवेलेंट टू छोटी बहन। कॉन्सिलिएशन ऑफिसर उससे बड़ी बहन, ठीक है। बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन घर की सबसे बड़ी बहन, जो मेरी सबसे बड़ी दीदी है, उसकी बात। उसके बाद कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी भैया, क्योंकि भैया के पास ना ऐसा थोड़ा सा अथॉरिटेटिव नेचर होता है, हर किसी के बड़े भाई के पास आपने देखा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों मैंने नाम दिया मैं बताऊंगा आपको, आपको समझने में बहुत आसानी होगा। ये चीज़ ऐसे ही नहीं दिया है। लेबर कोर्ट्स माँ हो गई, मम्मी, ठीक है, थोड़ा सा मतलब ठीक है, मम्मी का प्यार थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा होते हैं माँ, तो इस वजह से। सेक्शन 7A इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स, मम्मी प्लस ये सारे लोग, ठीक है। और नेशनल ट्राइब्यूनल्स हो गए पापा। जहाँ तक बात अगर पहुँच गई तो मान लो कि गलती बहुत बड़ी है आपकी, पिटैया तय है आपका, ठीक है। इसको समझाएंगे क्यों मैंने बोला, ऐसे आपको समझ में ज़्यादा आसानी से आएगा, ठीक है। सेक्शन 3 वर्क्स कमेटी, बात छोटी बहन की कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है छोटा वाले भाई का, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मैंने बोला छोटे भाई को मान लीजिए। तो वर्क्स कमेटी क्या होता है बेसिकली, अब इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। वर्क्स कमेटी इसलिए बनाई जाती है
कि किसी भी तरीके का क्लैश ऑफ इंटरेस्ट और मटेरियल डिफरेंसेस ओपिनियन का हो तो उसको सोल्व कर दिया जाए ताकि वो एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ना बने। फॉर एग्जाम्पल, छोटे भाई ने कोई गलती कर दी है, अब उसके एक मिस्टेक हो गया, उसने एक फ्रेंड के सर पे पत्थर मार दिया, उसका सर फट चुका है। ये बात पहुंचेगी पापा तक, ये बात सबको पता है, पर सबसे पहले छोटी बहन को बताया। क्यों बताया? ताकि किसी भी तरीके का डिस्प्यूट को नीचे लेवल पे सोल्व कर सके। ठीक है, मतलब सबसे छोटी बहन, मतलब किसी को ये बात कभी नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो वर्क्स कमेटी सेक्शन 3 में इसीलिए बनाया जाता है ताकि किसी भी तरीके का जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो या मटेरियल डिफरेंसेस ओपिनियन का, मतलब इम्प्लॉयर और इम्प्लॉयर के बीच में ओपिनियन सेटअप नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जांपल, वो कह रहे हैं कि नहीं 10% का हम यहाँ पर अगर बोनस देते हैं, एचआरए मान लो कुछ ऐसा देते हैं, तो दिवाली बोनस 5% देते हैं। दूसरा इम्प्लॉयर कह रहा है कि नहीं 4% ही रखिए, ताकि मतलब बहुत सारे इम्प्लॉयर हैं, 2-3 इम्प्लॉयर हैं, तो उनके बीच में बात नहीं बन रही, या मान लो इम्प्लॉयर इम्प्लॉई के बीच में बात नहीं बन रही, तो उसको अपन बोलेंगे सेक्शन 3, छोटी बहन की बात, वर्क्स कमेटी की, उसको वहाँ पे सोल्व करना है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? देखो आप, सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है कि छोटा भाई का होना बहुत ज़रूरी है, तभी ना छोटी बहन का रोल है। तो यानी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा रोल है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होना बहुत ज़रूरी है। और एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब वैसी कोई बॉडी जो इन सबको ऑब्जर्व कर रही हो, या जिसके पास ये पावर है कि वो इस मैटर को बाद में भी कर सकती है। मतलब मेरा एक बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरे साथ है, मेरी छोटी बहन भी जानती है उसको, हम दोनों दोस्त हैं। अब वो वहाँ पे खड़ा है क्योंकि अगर मैटर मेरी दीदी और हम मिलकर सोल्व नहीं कर पाए तो वो मेरा दोस्त कहेगा कि नहीं, सजेशन देगा, यार मंझली वाली दीदी को कहते हैं, जो बीच वाली दीदी है उनको कहेंगे, फिर वहाँ नहीं होगा बड़ी वाली दीदी को कहेंगे, फिर भैया तक ये बात पहुँचेगी। ठीक है, गॉट इट। सॉरी मैंने बोला मेरे को जुकाम है थोड़ा सा, प्लीज़ इस साउंड को माइंड मत करिएगा, बार बार पॉज नहीं कर सकता मैं। ठीक है, तो नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, छोटे भाई की गलती। फिर उसके बाद एक और टर्म इसमें यूज हुआ है सेक्शन, जब आप पढ़ोगे वर्क्स कमेटी में सेक्शन 3, उसमें कहा है कि ऐसी इस्टेब्लिशमेंट की हम बात इसमें करेंगे जहाँ पे 100 से ज़्यादा वर्कमैन हैं, इम्प्लॉय हैं। ठीक है, या तो उस दिन जिस दिन ऐसा डे ऑफ ऑर्डर की बात हो रही है, मतलब जिस दिन हमने ऑर्डर किया कि इस मैटर को वर्क्स कमेटी को रेफर किया जाएगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, या उसके 1 साल पहले तक के 100 इम्प्लॉय वहाँ थे, ऐसा कुछ अगर केस बन रहा है तो वर्क्स कमेटी की हम बात करेंगे, छोटी बहन तक बात पहुँचेगी, अदरवाइज नहीं पहुँचाएंगे। मान लो 5 लोग हैं, 5 लोगों का इम्प्लॉय है वहाँ पर, 10 लोग इम्प्लॉय है, 20 लोग इम्प्लॉय है, तो हम नहीं कर सकते ऐसा पे। मान लो सब कुछ है, वो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट ही नहीं है, वो रजिस्टर्ड इन इंडस्ट्री के अंदर, डेफिनेशन भी नहीं आता, तो ऑल टुगेदर नहीं कहेंगे हम, बिल्कुल नहीं कहेंगे हम, समझ रहे हो आप। तो ये 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। वर्कमैन अंडर सेक्शन 2A, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 2A, बेयर खोल लीजिए आप, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन 2J, और ये मैंने आपको बोला एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। बात आगे चलते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, छोटी बहन की ऑब्जेक्टिव क्या रहेगी, आप छोटी बहन को बता रहे हो, मतलब कि ताकि स्मूथली मैनेज हो जाए चीज़ों को, मतलब ये बात आगे तक पहुँचे ही नहीं है, स्मूथली मैनेज हो जाए ग्राउंड लेवल पे ही, या तो डे टू डे अफेयर्स जो है आपके कंपनी का वो इतने प्यार से चले कि किसी को दिक्कत ना, आप इतने आराम से सारे मैटर्स को सोल्व भी कर लिए, किसी को पता भी नहीं चला। और एक और टर्म होती है वो एक कलेक्टिव बार्गेनिंग, मतलब दोनों ने मिलकर, चाहे एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉई हो, या एम्प्लॉयर्स हो, एम्प्लॉई हो, उन्होंने मिलकर बैठ कर आपस में एक प्यार से बैठा, दोनों आपस में बैठ गए, बातचीत की, सब लोगों ने बातचीत करा एक जगह बैठ के, मतलब एक लाइक स्मॉल गैदरिंग, मोमो की पार्टी भी चल रही है साथ में, यार बातचीत भी हो रही है, वो वाले मसले को कैसे सोल्व करे, मतलब सीरियसनेस नहीं आई है यहाँ पर। अभी मैं आपको बता रहा हूँ मैटर इतना सोल्व सीरियस हुआ नहीं है क्योंकि अभी तक डिस्प्यूट अराइज नहीं हुआ है। अगर मीटिंग नहीं होती, मोमो पार्टी नहीं होती, तो डिस्प्यूट शायद अराइज हो जाता। कहने का मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गई, मिलकर बार्गेनिंग करेंगे सब, और कोई भी यहाँ पे उनका बेनिफिट यही, मतलब ऑब्जेक्टिव होता है कि कुछ भी ऐसा कर लिया जाए ताकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट प्लांटेड ना हो, मतलब ऑर्गेनाइज ना हो पाए, डेवलप ना हो पाए। आप खुद सोचो कि क्या एक बाइंडिंग नेचर का होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। ये टर्म इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट्स क्या होते हैं, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन ज़्यादा अच्छा होता है भाई, मोमो की पार्टी करके आप कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन कर रहे हो। सिंपैथेटिक बिहेवियर होता है, दोनों साइड से, दोनों मिलकर एक दूसरे से बात करते हैं, सिंपैथी रखते हैं, दोनों के प्रति सिंपैथी, सहानुभूति की तरह बात करते हैं। इनकरेजमेंट होती है ताकि यार स्मूथ फंक्शनिंग को मेंटेन किया जा सके, मतलब कुछ भी करो पर जो कंपनी का फंक्शनिंग है उसको डिस्टर्ब ना करो। और कंसल्टेशन प्रोसेस हाई होता है, इसमें मिलकर बातचीत होती है, कंसल्टेशन अच्छा होता है, और जो एक कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट है, एक रूल है,
उसको फॉलो किया जाता है बेसिकली। मतलब कोई डोमिनेंट नहीं होता है यहाँ पर यही सब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी होती है कई बार कि कुछ बातें ऐसी होती है कि वो वर्क्स कमेटी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट होने का ट्राई करती है मान लीजिए, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। अगर डोमिनेट होगा तो दैट विल बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट कि आप कंसल्टेशन वहाँ पे कर पाओ। अगर एम्प्लॉयर ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है तो वो कंसल्टेशन का प्रोसेस नहीं कंप्लीट कर पाया। तो कुछ नेगेटिविटी भी वर्क्स कमेटी की है। सेक्शन 3 की हम बात कर लिए, आगे चलेंगे सेक्शन 4। वर्क्स कमेटी से बात नहीं बनी, छोटी बहन से बात नहीं बन पाई, अब बात मेरी मंझली दीदी तक पहुंचेगी। मान लीजिए हमारे बिहार में मंझली बोलते हैं, मिडिल वाली जो बहन होती है, ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी। सेक्शन 4 होता है कॉन्सिलिएशन ऑफिसर। कॉन्सिलिएशन मतलब मीडिएशन की हम बात करेंगे। मतलब वो दीदी थोड़ी सी टफ भी है डिसीजन लेने में, थोड़ी सी सॉफ्ट भी है, पर सॉफ्ट का वेटेज ज़्यादा है यहाँ पर। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पर्सन, एक चौथा पर्सन उसमें आ गया ना। दोस्त आप और आपकी बहन तो थी छोटी वाली, अब नया बंदा आ रहा है, और दोस्त कौन है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। उसके पास थोड़ा सा पावर है इस मैटर को जल्दी सोल्व करने का, बिकॉज सी इज एल्डर टू यू, वो आपसे बड़ी है ना, इस वजह से। आपको याद रखना है कि कॉन्सिलिएशन ऑफिसर आईपीसी के मामलों में, मतलब आईपीसी के डेफिनेशन के अंदर एक क्या होता है? पब्लिक ऑफिसर होता है। ये भी आपको याद रखना है। एडवाइजरी नेचर का होगा, बाइंडिंग नहीं होगा इसका भी, जो भी बातचीत होगी। एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट होगा, कोई क्वाजाई जुडिशियल नहीं होगा कि एक तरीके से ट्राइब्यूनल का एक्ट करेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप सेक्शन 12 पढ़िए, सेक्शन 12 में सारी चीज़ें दी हुई है, हम लोग आगे पढ़ेंगे सेक्शन 12 क्या है। तो कॉन्सिलिएशन ऑफिसर क्या है? सेकंड नंबर की बहन की हम बात कर रहे हैं, जहां पर मैटर थोड़ा सा ऊपर पहुंचा है। आगे चलेंगे, क्या हुआ। ड्यूटीज कहता है कॉन्सिलिएशन ऑफिसर का, बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए। जब आप ड्यूटी को पढ़ोगे तो कॉन्सिलिएशन ऑफिसर की ड्यूटी में लिखा हुआ है सेक्शन 12 में कि उसके पास दो चीजें हैं। जब अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज हो चुका है या होने हो सकता है, उसको ऐसा लग रहा है, तब वो क्या कर सकता है कि सेक्शन 22 के अंदर एक नोटिस देकर उसको अपने हिसाब से स्टार्ट कर सकता है। ही और सी मे स्टार्ट। पर अगर वही पब्लिक डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से रिलेटेड है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 2 में कि मान लीजिए रेलवे है, टेलीग्राफ है, पोस्टल है, कुछ ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, उसको अगर उसी लेवल ट्रांसपोर्ट है, अगर उसी समय नहीं सोल्व किया गया तो मैटर बहुत ग्रेव हो जाएगा, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा पब्लिक के ऊपर। तो इस केस में सेल का वर्ड यूज हुआ है, मतलब उनको उसके अंदर नोटिस देकर स्टार्ट करना ही पड़ेगा। देखिए सेल दिया हुआ है, यहाँ में दिया हुआ है, ये चीज इंपॉर्टेंट, आपको ये चीज पता होना चाहिए। सेक्शन 12(1) की हम बात कर रहे हैं। सेक्शन 12(2) कहता है कि अब ऐसे जब कॉन्सिलिएशन ऑफिसर होगा तो वो बिना डिले के इन्वेस्टिगेशन करेगा एक मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, जो भी उसको मैकेनिज्म अच्छा लगेगा, ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो बोलेगी उसके हिसाब से उस मैकेनिज्म को वो पूरा करेगी। मतलब अगर मेरे फ्रेंड ने कुछ सजेशन दिया तो मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है, अगर मतलब अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पावर में है तो शायद मान भी जाए, पर उसका एक अपना मैकेनिज्म होगा मेरी दीदी को चीज़ों को समझने का और समझाने का। सेक्शन 12(3) कहता है कि अगर इसी तरीके का कोई सेटलमेंट, कोई मैटर जो डिस्प्यूट में है अगर आता है तो कॉन्सिलिएशन ऑफिसर एक रिपोर्ट उसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भेजेगी। अगर उसका सेटलमेंट हो जाता है, मान लीजिए दीदी ने मैटर सोल्व कर दिया, तो ये लिखकर भेज देगी सिर्फ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, मेरे फ्रेंड को, कि चलो तुम्हारा जो मैटर था मेरे पास आया उसको फिनिश कर दिया गया, मतलब ओके। पर अगर वो नहीं कर पाई तो मेरे फ्रेंड को ये बोलेगी कि देखिए ये सब मैकेनिज्म्स थे जिसकी वजह से नहीं फॉलो कर पाए, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस जैसे आए कि हम नहीं कर पाए फॉलो, और मैंने बहुत ट्राई किया उसके बावजूद नहीं कर पाए फॉलो। और ये सारी चीज़ों का जब कोर्ट, मतलब ये जो गवर्नमेंट है वो उसको देखने के बाद, सारे फैक्ट्स को एनालाइज करने के बाद आगे की ओर, मतलब मेरी बड़ी दीदी तक, यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे आगे लेबर कोड और ट्रिब्यूनल्स तक, वहाँ तक इस बात को क्या करेगी, कैरी फॉरवर्ड करेगी, पहुँचा देगी अब आगे। तो 14 दिन के अंदर ऐसा रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है याद। विद इन 14 डेज के अंदर, 14 दिन के अंदर आपको सेंड करना पड़ेगा ऐसा जो भी एक्टिविटी आप करते हो, कॉन्सिलिएशन ऑफिसर आपको बताना पड़ेगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, कई सारे केसेस में कहा हुआ है कि इतना जो वाइड डिस्क्रिशन पावर हमने दे रखा है कॉन्सिलिएशन ऑफिसर को कि अपना मैकेनिज्म खुद तैयार कर सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट आप खुद तैयार करिए, अपना आप चाहें तो एक्ट करिए, अदरवाइज नहीं करिए, आप चाहिए तो नोटिस दीजिए, अदरवाइज नहीं दीजिए। अगर नोटिस नहीं दे रहे हैं तो कहीं से ये नहीं कह सकते। स्टेट ऑफ बिहार पर से कृपा शंकर के केस में कहा हुआ है कि अगर फेल हो जाती है कॉन्सिलिएशन ऑफिसर नोटिस देने में तो इसका मतलब नहीं है कि उस प्रोसीडिंग को स्टार्ट नहीं होगा, वो प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है अगर नोटिस नहीं भी दिया तब भी। ये डिस्क्रिशनरी पावर है, पर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के मामलों में जो डिस्क्रिशन है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वर्ड्स जो है वो सेल यूज हुआ है। तो एक हो गया ऑब्लिगेटरी, एक हो गया थोड़ा सा आपका डिस्क्रिशनरी। ठीक है, चीज़ों को ऐसे समझिए।
आगे चलेंगे। 14 दिन के अंदर आपको वो रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। बात बननी नहीं, अब बात आगे चलेगी, बात पहुंचेगी बड़ी वाली दीदी तक। सेक्शन 5 टॉक्स अबाउट बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन। मतलब अब दीदी भी होगी बड़ी वाली, मेरी महली वाली दीदी भी होगी, छोटी बहन हो गया, मैं हो गया, एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी मेरा दोस्त हो गया, इतने सारे लोग मिलके एक बोर्ड बनाए। ये भी टेम्पररी नेचर है, ये भी कोई ऐसा तो परमानेंट है नहीं, पर इसका एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो थोड़ा स्पीडी से भी ऊपर होगा, पर एक बहुत ही फेयर ट्रायल देने की इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये चाहेगा कि फेयरली इतनी जल्दी मैटर को सोल्व कर लिया जाए ताकि उसका जो सर फूटा है वो भी हॉस्पिटल में उसको ज़्यादा तबीयत खराब ना हो, मैटर पापा तक ना पहुँचे, भैया तक ना पहुँचे और ऊपर तक ना पहुँचे और मैटर नीचे ही सोल्व हो जाए। ठीक है, सेक्शन 13 में इन सबकी बातें करी हुई है, हम करेंगे बात। आप प्लीज़ बैरेट खोल के रखिए। बाइंडिंग नेचर का नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा कि जो मेरी दीदी ने मुझसे कह दिया मैं मान ही लूँ, डिस्पाइट मुझे पता है बात पापा तक पहुँचेगी तो ज़्यादा गुस्साएंगे, तो बाइंडिंग नेचर का नहीं है। ठीक है, मतलब अभी भी बॉल जो है वो आपके कोर्ट में है, आप चाहो तो आगे पहुँचा सकते हो, अदरवाइज ये बाइंडिंग नेचर का नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ हो जाती है कि 14 दिन से बढ़ के जो चीज़ है ना, ये 2 महीने के अंदर हो जाती है कि 2 महीने के अंदर अगर आप रिपोर्ट सबमिट कर सकते हो, क्योंकि आपका जो कॉन्सिलेशन था, आपने जो मीडिएशन करा, वो बात नहीं मानी गई। क्या क्या कारण थे कि नहीं माना गया, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस क्या थे, दोनों लोगों ने क्या कहा, किस वजह से नहीं माने, 2 महीने के अंदर आपको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ता है। बाद में इसको पब्लिश भी करना पड़ता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, फिर उसी के बेसिस पे वो रेफर करती है। जो चैप्टर जब यूनिट 2 पढ़ेंगे तो रेफरेंस के बारे में बात करेंगे। जो स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस सीपी सारथी का केस है उन सब में पढ़ेंगे, स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसे रेफरेंस होती है, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सेक्शन 13 देखिए, सेक्शन 13 में ड्यूटीज़ दिया हुआ है, सारी चीज़ें सेम है बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन में, बस वही जो डेट है वो 14 दिन से बढ़ के 30 दिन हो जाती है, या आगे चल के 6 महीना भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सेक्शन 13 में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, इतनी सी बात है। बात अब यहाँ तक नहीं बनी, देखिए आगे नहीं बनी उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। आप ट्विटर ओपन करिए, ट्विटर बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर ढंग की चीज़ों को फॉलो करते हो तो। अभी भूकंप आएगा तो ये बात ट्विटर पे सबसे पहले पता चलेगी, ना कि व्हाट्सएप पे। तो यूपीएससी स्क्रीनशॉट ट्विटर पे एक प्रोफाइल है मेरा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, मेरे पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, फॉलो करिए। और डेली न्यूज़पेपर पीडीएफ डिस्कशन मेरा टेलीग्राम चैनल है, सुबह 7-8 बजे तक मैं इस पर न्यूज़पेपर अपलोड कर देता हूँ, हिंदू का, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदी दोनों का, और उसके फिर हाईलाइटेड पार्ट्स, और यहीं पे आपको पीडीएफ मिलेगा इस वीडियो का, जिसका इंपॉर्टेंस आपको एग्जाम के समय पता चल जाएगा। आप मुझसे मांगोगे, मुझे पता है, तब मैं दूंगा, पर आप लोग प्लीज़ वीडियो को तब तक पूरा देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। और यहाँ पे न्यूज़पेपर देखिए और शेयर करिए, और यहीं पे आपको सब कुछ, मेरे मैगजीन्स वगैरह सब फ्री में अवेलेबल है, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। बात नहीं बनी, दीदी से भी नहीं बनी, बात कहाँ पहुँचेगी, बात पहुँचेगी थोड़ी सी ऊपर, भैया तक। अब भैया कोर्ट है, मान लो कोर्ट ही बोला था ना मैंने, ध्यान से देखे, एक बार रिवाइज कर रहा था मैं आपको, क्या आ गया, हाँ, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कौन है, बड़े भैया। अब बड़े भैया थोड़े से गुस्सैल वाले, बात यहाँ पहुँच गई, कैसे होगा काम भैया, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन तक हमने कर लिया था, आगे चलेंगे। देखिए, अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अपने आप में कोई ऐसा कोर्ट नहीं है जो आप सोच रहे हो। इट्स एक नया टर्म दिया गया था इस एक्ट में, कोर्ट का एक नया टर्म दिया गया कि हम कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, मतलब जो नॉर्मल कोर्ट होता है उसी को थोड़ा सा एक अलग तरीके से डिराइव करा, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। एक स्पेशल डेफिनेशन, टेम्पररी नेचर, कोई सुओ मोटो नहीं है कि भैया खुद आके बोले अरे तुम लोग क्या कर रहे हो आपस में, बात हमको बताओ। नहीं, वो देखेगा भी तो क्या कि चलो छोटी बहनें हैं, भाई है, सब खेल रहा है, कोई बात नहीं, लेट इट भी। पर अगर उन तक ये बात पहुंची तभी वो इंटरफेयर करेंगे, और वो इंटरफेयर बहुत टेम्पररी, क्योंकि वो शॉर्ट टेम्पर्ड है ना, वो ज़्यादातर गुस्से वाले होते हैं बड़े भाई, तो वो थोड़ा सा टेम्पररी नेचर का है, मान लो। उसका काम क्या होगा, पहले तो पूछेगा, डांटेगा, फैक्ट बताओ क्या क्या बेसिस है, सर्कमस्टांसेस क्या था कि तुमने ऐसा करा। तो इसका मेथड क्या होगा, फैक्ट फाइंडिंग मशीनरी है थोड़ा सा एक। ठीक है, और वो बोलेगा ठीक है यार मैं थोड़ा ऑफिस जा रहा हूँ, काम करके आऊँगा फिर बताऊँगा। सो मतलब भैया के पास समय नहीं है, तो वो समय ज़्यादा लेगा, तो 6 महीने यहाँ पे रिपोर्टिंग की वो मैकेनिज्म हो जाती है। सब कुछ सेम है, देयर इज़ नथिंग एल्स, जो आपको बहुत कुछ इसमें रैंडम पढ़ना है, चीज़ इतनी सी ही है। वो सेम चीज़ें यहाँ पे सेक्शन 14 में पढ़ोगे आप, सेक्शन 16 में पढ़ोगे, आपको दिख जाएगा। डायरेक्ट ओपन करके रख लीजिए, आपको बहुत काम आएगा। तो 6 मंथ हो जाती है, और कोई बाइंडिंग सेटलमेंट नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये बात पापा तक पहुँचनी ही है आखिरकार। अगर पहुँचेगी तो वो मेरे पे गुस्साएंगे। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है, आपका दोस्त। अब ये गवर्नमेंट उसको पब्लिश करेगी 30 दिन के अंदर, पब्लिश करना होता है गवर्नमेंट को, 30 दिन के अंदर उसको पब्लिश करेगी गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में कि इस वजह से मैकेनिज्म था, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जो बातें वो नहीं मानी गई, एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज हो चुका है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तक ये बात पहुंची है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेटअप हुई, एक मेंबर हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, पर ये बात नहीं पहुँच रही है, नहीं हो रही है सेटअप। आप आगे चलेंगे, आगे क्या होगा, देखिए लेबर कोर्ट,
सेक्शन 7 की हम बात करेंगे। अब इतनी सारी चीज़ हो चुकी, अब आ गई बात मम्मी तक। अब मम्मी के पास पापा से कम पावर है, पर इतना पावर है कि वो जजमेंट सुना सकती है। आर्बिट्रेशन पे हम पहुंच गए। आर्बिट्रेशन और एडजुडिकेशन, मेरे को जुकाम बहुत तेज है एक्चुअली। सेक्शन 7 लेबर कोड की हम बात करेंगे। लेबर कोड जब बात करी गई थी इस एक्ट में, तो उसमें बोला गया कि एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन सारे चरणों को पूरा करते हुए इंक्वायरी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, जो बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन है, कॉन्सिलिएशन और वर्क्स कमेटी, छोटी बहन, मंझली बहन, बड़ी बहन, भैया के बाद पहुंचे माँ तक, लेबर कोड तक, उसके एक इन्होंने क्वालिफिकेशन दे रखा है सेक्शन 7 में। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन में लेबर कोड सेटअप होगा, एक मेंबर, एक से ज़्यादा मेंबर हो सकते हैं, चेयरमैन होगा, ताकि जो एक, अब देखो कोर्ट में जब बात पहुंच गई, हम बात करें आर्बिट्रेशन और एडजुडिकेशन, मतलब कि क्या, व्हाट, यहाँ पे निर्णय सुनाया जाएगा। थोड़ा सा हम लीगल एस्पेक्ट की तरफ जा रहे हैं। अभी तक तो हम बस सोशल थोड़ा सा ही सोच रहे थे कि कैसे सोल्व किया जाए, पर नाउ लीगल एंट्री हो चुकी है यहाँ पर। मतलब अब यहाँ पे जो भी बातें होंगी वो थोड़ा सा लीगल टर्म में देखा जाएगा कि कानून क्या कहता है इसमें। मेरी मम्मी कहेगी कि कानून क्या कहता है, तुमने मारा क्यों, पापा इसके रिएक्शन में क्या बोलेंगे, भैया इसके रिएक्शन में क्या बोला, और लोगों का क्या होगा, समाज क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगी, नेबर्स क्या कहेंगे। मतलब हियर इज द एंट्री ऑफ लीगल टर्म्स। लीगल टर्म्स की एंट्री हो चुकी है यहाँ पर। सेक्शन 7 जो आप 3 है उसमें पढ़ोगे कि कौन पर्सन हो सकता है, द पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेबर कोर्ट। क्वालिफिकेशन दे रखा है कि अगर वो एक जज नहीं है हाईकोर्ट का तो नहीं कर सकते। मतलब एक हाईकोर्ट के जज को करेंगे, या तो वो 3 साल से कम, मतलब 3 साल से कम नहीं रहे हो, 3 साल से ज़्यादा ही रहे हो, 3 साल या 3 साल से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जज रहे हो या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रहे हो, और कोई भी जुडिशियल ऑफिस लगभग 7 सालों तक रहे हो, और ऐसा कोई जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट जो इस तरीके को प्रोविंशियल एक्ट में हुआ हो, कम से कम 5 साल तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहे हो। सो देयर इज अ क्वालिफिकेशन रखा हुआ है सेक्शन 7(3) में कि हम किसको लेबर कोर्ट में अपॉइंट करेंगे। अपॉइंट कौन करेंगे, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। किस लिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए। आफ्टर सो मेनी चरणस, बहुत सारे स्टेप्स के बाद हम लेबर कोर्ट तक पहुंचे हैं। समझ गए आगे, क्योंकि यहाँ पे लीगल टर्म एंट्री हो चुकी है। और एक पेज यहाँ से गलत ऐड हो गया, लेट इट बी। अब देखो इतनी सारी बातें हैं हो चुकी है। अब लेबर कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन की हम बात करेंगे कि ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा लेबर कोर्ट का। अब देखिए लेबर कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन तो वही मैटर में हो सकता है ना। मम्मी को ये तो नहीं बोलेगी आपसे कि अरे यार तुम उसको पत्थर मार दिए, तुमको तलवार मारना चाहिए था। कोई मम्मी ऐसे बोलती है क्या? मेरी माँ तो नहीं बोलती, पता नहीं, ऐसे गार्जियन कभी बोलते भी नहीं है, जस्ट किडिंग में, जैसे सॉरी किडिंग। ज्यूरिसडिक्शन की हम बात करेंगे लेबर कोर्ट की, तो ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, जो मैटर आप उसके पास पहुंचाओगे लेबर कोर्ट तक, उसी की ज्यूरिसडिक्शन की हम बात करेंगे ना यार। आप खुद सोचो, आपके अगर आपसे कहा गया कि यार यहाँ पे बात ना कॉन्ट्रेक्चुअल एक प्रॉब्लम की है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि ए 1+1 2 होगा, आप कह रहे हो 1+1 3 हो जाएगा। अब इस तरह की कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं, अगर उसको फुलफिल नहीं कर रहे हो तो हम ज्यूरिसडिक्शन की बात करेंगे। अब जब एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, एक तो सबसे बड़ी बात है कि वो डायरेक्टली पहुंच ही नहीं सकते लेबर कोर्ट, और तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी ना, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी। डायरेक्ट आप कह रहे हो कि यार मेरा एम्प्लॉय का प्रॉब्लम हो गया, डायरेक्ट मम्मी तक पहुंच जाओ, इतना गट्स तो नहीं है आपके अंदर। और कानून भी कहता है आप नहीं पहुंच सकते, सामाजिक कानून ये कहता है कि आप डायरेक्ट मम्मी तक नहीं पहुंच सकते, अदरवाइज थप्पड़ खाना क्या हो सकता है, बेलने वेलने खा जाओ आप। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू कि अगर आपको डायरेक्ट पहुंचना होगा तो आप यहाँ थोड़ी ना पहुंचोगे, यहाँ तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लेकर आएगा, आपका फ्रेंड आपको लेकर आएगा ना मम्मी तक कि चलो यार मम्मी से बात करके देखते हैं, शायद कुछ बात बन जाए। पहली चीज, ज्यूरिसडिक्शन क्या, वही मैटर में, सेम मैटर में हो सकता है जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहता है, आपका फ्रेंड आपकी मम्मी को बताएगा किस मैटर में करना है। एक क्वेश्चन उठता है यहाँ पर कि क्या जो इन सर्विस पर्सन है वही सिर्फ अप्रोच करेगा कोर्ट को, मतलब आपका फ्रेंड वहां पे विटनेस था तो क्या वही पहुंच आपको हेल्प करेगा, वही आपकी मम्मी को बताएगा, या कोई ऐसा फ्रेंड जो आपसे 1000 किलोमीटर दूर है पर आपने उसको सब कुछ सच्चाई बता दी है और वो आपकी मम्मी को फ़ोन करके गया कि आंटी ऐसी ऐसी बातें हैं। तो इसमें कई बार जजमेंट में कोर्ट ने कहा हुआ है कि देखो ये मैंडेटरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो सर्विस में है जो है वही आएगा। जो पहले जिसको हटा दिया गया है, जिसको आपने सच्चाई बता रखा है, उसको भी पता है, वो भी कर सकता है, पर इम्पैक्ट होना चाहिए। इम्पैक्ट बहुत मैटर करता है। कोई भी पर्सन जो अफेक्टेड होगा, जो आपकी बातों से अफेक्ट हो रहा आहत है, जिसको हुई आहत पहुंची, वही कर सकता है ना। एक ऐसे फ्रेंड को बताया जिसको कोई मतलब ही नहीं है, उसने कुछ करा भी नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही आपकी प्रॉब्लम से, तो वो नहीं कर सकता। तो इन सर्विस होना मैटर नहीं करता। अगर आप बेयर सर्विस में भी थे, पहले भी थे, पर आपको रिमूव कर दिया गया है सेक्शन 2A में जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर आप विराट खोलोगे सेक्शन 2A पढ़ो, डिसमिसल की बात हुई है, तो वही पहुंच सकता है। ये लेबर कोर्ट की बात हुई।
तो लेबर कोड थोड़ा सा लीगल हो जाता है। मम्मी से भी बात नहीं बनी, अब आगे चलेंगे। अब बात करेंगे सेक्शन 7A। सेक्शन 7A कहता है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स। अब यहाँ पे बात हो गई ट्राइब्यूनल्स की, मतलब बात लगभग आपके बड़े पापा बहुत अच्छे हैं तो बड़े पापा तक पहुंची, या नेशनल ट्राइब्यूनल अब पापा तक पहुंची ये बात। तो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, जैसे बड़े ताऊजी की बात, जैसे मेरे बड़े पापा थोड़े से लिबरल हैं तो वहाँ तक बात पहुंची। अब इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेटअप करेगी। पापा हैं, अब वहाँ तो सेटअप करने की बात ही नहीं है, बात तो वहाँ पहुँच चुकी है। अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वहाँ तक बस पहुँचा कर भाग जाएगा। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो नेशनल ट्राइब्यूनल तक जाकर खत्म हो जाती है 7B पे। उसके बाद अगर आप खुश नहीं हुए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दैट्स इट। क्योंकि ट्राइब्यूनल्स क्या है इसका आपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ाई कर रखा है पूरा कंप्लीट पिछले साल। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि सेक्शन 7 इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स की जब हम बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स को जब आप सेक्शन 7A देखोगे तो उसमें भी लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट का जज हुआ हो, 3 साल से कम डिस्ट्रिक्ट जज नहीं रहे हों, डिप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर रहे हों सेंट्रल गवर्नमेंट में, जॉइंट कमिश्नर ऑफ स्टेट लेबर डिपार्टमेंट में, कुछ ऐसे आपको 7A13 में आपको मिल जाएगा। इसकी ड्यूटीज अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इसका काम क्या होगा, तो काम क्या होगा एक इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल का, बड़े पापा का काम क्या होगा, रिश्ते में पापा से आपसे बड़े हैं उनका काम क्या होगा कि यार मान जाइए बच्चे ने गलती कर दी। एक तो सबसे बड़ा क्या होगा, आपको फेवर करेंगे, पर फेयर सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे इमोशनल बैकग्राउंड पे, फैक्ट को समझेंगे। तो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल भी वही करता है, फैक्ट को समझने के बाद ही रिकमेंड करता है गवर्नमेंट को। तो फैक्चुअल एनालिसिस, लीगल एनालिसिस की बात हो रही है यहाँ पर, फैक्ट लीगल सबकी बात हो रही है। तो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एडहॉक कमेटी है, अब किस किस मैटर से डील करेगा, मान लीजिए कितने घंटे की काम थी, कितने घंटे कर दिया आपने, बोनस कितना दे रहे हो, ग्रेडिंग सिस्टम क्या है आपके यहाँ का, डिसिप्लिन क्या है आपके यहाँ का, वेजेस का काम नहीं चल रहा, कंपनसेशन नहीं दे रहे आप, कोई और भी मैटर, या रिट्रेंचमेंट, वर्कर की रिमूवल से बात है, डिसमिसल से बात है, या इस्टेब्लिशमेंट ही क्लोज हो गई उसकी बात है। तो थोड़ा सा हाइयर लेवल की जो बातें होती है ना, या कोई भी ऐसा मैटर जो आपको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने बताया है, वो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल तक पहुँचती है। और इसके ऊपर क्या हो गया, नेशनल ट्राइब्यूनल। एक चीज़ याद रखिएगा कि वैसे एम्प्लॉई जो नहीं है इस चीज़ से कवर्ड, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं पहुंच सकते कोर्ट तक। जो इंपैक्टेड है सिर्फ वही पहुंचेंगे इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स में, उन्हीं की बातें होंगी। जिनको कोई मतलब नहीं, उनकी बातें नहीं करेंगे, उनके ऊपर वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। अब इसी से रिलेटेड एक केस हुई थी, आर्टिकल 136 में आप जब पढ़ोगे ना, देखो ट्राइब्यूनल्स की सारी चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पर, सारा इसमें आप देखो कौन जज कौन क्वालिफाई हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। नेशनल ट्राइब्यूनल्स और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स दोनों में दे रखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। जो मैंने आपको बताया 3 साल से कम नहीं होना चाहिए, हाई कोर्ट के जज रहे हो, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रहे हो आप, या फिर डिप्टी कमिश्नर रहे हो आप, ये सारी चीज़ें हैं। बात हुई थी कि जब यार एक केस है, जब आप पढ़ोगे ना, एक चीज़ याद रखिएगा, रेशनलाइज एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच। मैंने बोला ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि आप कोई भी ऐसा डिसीजन ले रहे हो बेस्ड ऑन सर्टेन सर्कमस्टांसेज और एविडेंसेज, और रेशनलाइज होकर, बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल होकर नहीं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर नहीं, एक बैलेंस अप्रोच ले रहे हो आप, एक बैलेंस होकर आप क्या कर रहे हो, स्टेप ले रहे हो, डिसीजन ले रहे हो। 136 आर्टिकल क्या कहता है सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन का, स्पेशल लीव पिटीशन की बात करता है, आप लोगों को याद होगा। तो आपका जो पहला केस है ना केसमेट का, वो है भारत बैंक लिमिटेड का केस है। दिल्ली भर से उनके जो एम्प्लॉई हैं उनके केस थी। इसमें फैक्ट क्या हुआ था, एक चीज़ इन शॉर्ट बता देता हूँ आपको, बहुत ही आसान केस है, कुछ है नहीं। इसमें बात इतनी सी हुई थी कि भारत बैंक के जो लिमिटेड के जो भी वर्कर्स थे, उन्होंने बोला था कि हम स्ट्राइक कर देंगे अगर आप मेरी बातों को नहीं मानोगे तो, और नहीं भी माना गया था बातों को, तो स्लो डाउन कर दिया गया, स्ट्राइक कर दिया गया थोड़ा सा चीज़ों को। तो इसमें कॉन्सिलेशन ऑफिसर तक बात पहुंची, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल तक बात पहुंची, कुछ सेटलमेंट हुई इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल की, और उस सेटलमेंट से खुश नहीं था गवर्नमेंट, मान लो। तो गवर्नमेंट पहुंची क्या नाम है, मतलब वो बात पहुंची सुप्रीम कोर्ट तक। तो सबसे पहले पॉइंट तो ये उठा के क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, हाई कोर्ट का डिसीजन के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट में एक बात पहुंची कि क्या ट्राइब्यूनल जो वर्ड यूज हुआ आर्टिकल 136 में, अगर हम कहते हैं क्या ट्राइब्यूनल का मतलब कोर्ट, जो कोर्ट वर्ड यूज हुआ है वो ट्राइब्यूनल भी हो सकता है क्या, पहला इशू तो ही था। और अगर ट्राइब्यूनल ने कोई डिटर्मिनेशन दिया है मान लीजिए सेटलमेंट का, तो क्या उस सेटलमेंट की बात हम यहाँ पे करेंगे। आप खुद सोचो, देश में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट है ही नहीं, कोई नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ओकेजन्स पे कहा हुआ है कि ट्राइब्यूनल्स हो चाहे आप कोई भी कोर्ट हो, अगर आप क्वाजाई जुडिशियल फंक्शनिंग कर रहे हो और उसका इंपैक्ट अगर लार्जर इंपैक्ट है, तो डेफिनेटली वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर आएगी वो चीज़ें। स्पेशली पिटीशन आर्टिकल 136 डेफिनेटली अलाउ करता है सुप्रीम कोर्ट को ऐसे केसेस को अलाउ करने के लिए। तो इसमें बात ही यही सब उठी थी कि ट्राइब्यूनल जो आप फंक्शन कर रहे हो वो कोई बहुत स्पेशल कोई अलग चीज़ तो कर नहीं रहा है,
वो तो कोर्ट ही है ना. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी अ कोर्ट इन द सेंस दैट इट इज़ कोर्ट. कोर्ट इज़ अ कोर्ट, इट इज़ एनफ. अगर वो क्वाजाई जुडिशियल वर्किंग कर रहा है, जुडिशियल फंक्शनिंग कर रहा है, उसका इम्पैक्ट एक बड़े सोसाइटी पर हो रहा है, बड़े एरिना में हो रहा है, तो डेफिनेटली उसको हम बोलेंगे एक कोर्ट है. और कोर्ट है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आएगा ही आएगा डेफिनेटली. हाईएस्ट एपेक्स कोर्ट है ना वो. एक और बात कही गई थी कूपर के वर्सेस विल्सन के केस में, आपने पढ़ा होगा लास्ट सेमेस्टर में, कि ट्रिब्यूनल जो हैं वहाँ पे भी तो बातचीत होती है ना एक तरीके से. ठीक है, वहाँ पे फैक्चुअल हम बात ज़्यादा करते हैं, लीगल बातें बहुत कम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लीगल बातों के ऊपर बातचीत नहीं होती, पर प्रेजेंटेशन तो होती है वहाँ पे भी. कोर्ट में भी प्रेजेंटेशन होता है. डिस्प्यूट अगर फैक्ट की बात है तो फैक्ट की बात होती है, उसके अवार्डिंग होती है, उसका सेटलमेंट प्रोसीजर है. एक लीगल आर्गुमेंट मानते उतना नहीं होता पार्टीज के द्वारा, पूरा बैठ के इधर से डिफेंस उधर से प्रोजिक्यूशन आपका मिलकर, मतलब ऐसा नहीं होता वहाँ पे. ठीक है, इतना नहीं होता, पर उसका अवार्ड एंड सेटलमेंट इम्पैक्ट तो करता है ना लार्जर सेक्शन को. एंड यू नो दैट ऑन वेरी ओकेजन्स सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी टोल्ड एंड ऑलरेडी मेंशन्ड वन थिंग, दैट देयर इज नो कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट. और जो भी कोर्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ही आएंगे, कोई भी ऐसा ट्रिब्यूनल हो, चाहे टेम्पररी हो, चाहे कुछ भी हो, एक्सेप्ट मार्शल की हम बात नहीं करेंगे. जो कोर्ट मार्शल्स होती हैं उनकी बात नहीं करेंगे, आर्मी वगैरह की, उनका अलग सिस्टम है. पर ये सारी चीज़ें अगर बात हो तो ट्रिब्यूनल की बात हो, फंडामेंटल राइट का हनन हो जाएगा ना फिर. सो ओवरऑल इस केस में ही बोला गया था कि जो भारत बैंक लिमिटेड का ये जो ओपिनियन है कि वहाँ पहुँच ही नहीं सकते वहाँ तक, ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस करने का अलाउ ही नहीं है, जो मतलब ये कह रहे थे कि नहीं कर सकते. रिस्पोंडेंट का जो कहना था कि ये बात पहुंच ही नहीं सकती सुप्रीम कोर्ट में, तो वो गलत है. मतलब एम्प्लॉई यहाँ पे जो गलत बात कर रहे थे. तो ओवरऑल बातचीत इतनी थी कि आर्टिकल 136 के अंदर अलाउ कर सकते हैं, आपको ये याद रखना है ट्रिब्यूनल्स. आप को ये चीज़ समझ में आ गई थी मैंने क्या कहा, मेरे को कहने का मतलब क्या था बेसिकली. तो भारत बैंक लिमिटेड वर्सेज एम्प्लॉई का जो केस था उसमें ही बातचीत हुई थी कि ट्रिब्यूनल वर्ड जो है वो कोर्ट ही होता है और कुछ नहीं होता, और उसका डिटर्मिनेशन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट स्पेशल ली पिटीशन अंडर आर्टिकल 136 अलाउ कर सकता है. इतनी सी बात थी, इतनी सारी मतलब यूनिट में. अब यूनिट 2 जब स्टार्ट करेंगे उसमें एक चीज़ को समझेंगे कि रेफरेंस कैसे होता है, रेफर कैसे करेंगे. ये सारी चीज़ों का मैटर सोल्व हो गया नहीं हुआ, पर प्रॉब्लम क्या है कि नेशनल ट्रिब्यूनल पापा तक मैटर नहीं सोल्व हुआ, बात अब लड़ाई तक आ चुकी है, मतलब अब लाठी डंडे की बात हो चुकी है. तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपने दोस्तों को बुलाएगा. अब वो दोस्तों में कौन हो सकता है, कैसे कॉन्सिलिएशन होगा, कैसे एडजुडिकेशन होगा, क्या उसका प्रोसीजर है, पूरा उस मैकेनिज्म को समझेंगे. ठीक है, यूनिट 2 में जल्दी डाल दूंगा. और सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग मी. थैंक्स अ लॉट. दिस इज मी रविचंद्र यूपीएससी सीसी साइनिंग ऑफ. थैंक यू.